हाय एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पावर आईएएस। जैसा आप सबको पता है कि यूपीएससी के प्रीलिम्स सामने आ रहे हैं, है ना। सब लोग प्रीलिम्स की दौड़ में लग चुके हैं। इनफैक्ट काफी स्टेट पीसीएस के भी प्रीलिम्स आ रहे हैं, जहां पे सबको एमसीक्यू वाले क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। तो हमने स्टार्ट किया हुआ है पावर आईएएस पे एनबीटी सीरीज। मतलब क्या है? नॉट बियॉन्ड दिस, यानी कि इसके बाहर कुछ भी नहीं। ये सीरीज में हम हर वो एरिया जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं थीम्स, इन अदर वर्ड्स व्हाट वी कॉल इट थेमेटिक एरियाज, राइट। क्या होते हैं थेमेटिक एरियाज? तो कुछ ऐसे एरियाज जहां से रिपीटेडली हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे तो आपको कुछ थीम्स मिलेंगे, राइट। उन थीम्स को हम इन लेक्चर्स में, इस सीरीज में पर्टिकुलरली कवर कर रहे होंगे, और हम मेक श्योर करेंगे कि आपके जितने इंपॉर्टेंट थीम्स है वो वहीं पर रैप अप हो जाए, ताकि प्रीलिम्स में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चन आपसे लगने लग जाए। वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, अगर हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, हम इसको स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चन के साथ। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे 2013 में पूछा गया यूपीएससी प्रीलिम्स का इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक क्वेश्चन है। ऑन द अदर हैंड ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया, 2011, राइट। एंड दिस क्वेश्चन ये 2002 में पूछा गया। मैंने तीन क्वेश्चन उठाए। अब इन तीन क्वेश्चन के ऊपर में डिस्कस करने से पहले हमारा अप्रोच क्या होगा, दैट फर्स्ट वी विल कवर द कंटेंट। हम कंटेंट को कवर करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन को मैक्स टू मैक्स आधे घंटे के अंदर में हम टॉपिक को रैप अप करेंगे, और फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएंगे और देखेंगे कि इन टॉपिक से यहां से हमारा क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इस अप्रोच को हमने स्टार्ट किस बेसिस पे किया है? तो अभी रिसेंटली पावर आईएएस ने एनसीईआरटी सीरीज को स्टार्ट किया था और एनसीईआरटी सीरीज चल रही है। हमारा अप्रोच क्या है कि हमने एनसीईआरटी से उन टॉपिक्स को उठाया जहां से एग्जामिनर स्ट्रेट क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एग्जाम्स दे रहे हैं तो क्वेश्चन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बुक से आएंगे, दैट इज द एनसीईआरटी। बट एनसीईआरटी में ना डेप्थ बहुत ज्यादा नहीं होता, वो सुपरफिशियल लेवल पे सारे टॉपिक्स को टच करके कवर करते हैं, उतना डेप्थ में नहीं कवर करते। हमारा अप्रोच क्या होगा, हम टॉपिक उठाएंगे एनसीईआरटी से, बट हम इसको डेप्थ तक ले जाकर के कवर अप करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं विल ट्राई टू रैप अप हियर, जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं इसके बावजूद भी। और इसके बाद से यू विल बी इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो जस्ट गिव मी 30 मिनट्स, 30 मिनट के अंदर में आप इस कंडीशन में आ जाएंगे कि यू विल बी एबल टू सॉल्व दीस एमसीक्यूज। आपसे क्वेश्चन लगने लग जाएंगे। वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, कि अगर आप चाहते हैं कि ये कंटेंट आपको मिले, इफ यू वांट टू रिवाइज दिस एंटायर पीपीटी जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का कवर अप कर रहे होंगे, तो आपको ये पावर आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज इंट्रोडक्शन। तो एक्चुअली में क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन? इसका नाम देखो, बहुत बेसिक से बता रहा हूं। इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब क्या है? एक रिवर है इंडस, राइट। इस इंडस रिवर के आसपास में एक पूरी की पूरी क्या बैठा है, एक पूरा का पूरा व्यवस्था है, इस पूरी पूरी की पूरी एक सभ्यता बैठी हुई है, राइट। मतलब क्या है, अगर आप इंडिया का एक मैप ड्रॉ करो, सो व्हाट यू विल रियलाइज कि ये जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, राइट, यहां से जो इंडस निकल रही है और ये अरेबियन सी, अरब महासागर में आके गिर रही है। तो पार्टिकुलरली ये जो साइड्स है जो इस रिवर के आसपास में, वो वाला साइड कौन सा है? वो पूरा का पूरा साइड है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। आप हिस्ट्री उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा जहां जहां से नदियां निकल करके जा रही है वहां पे बड़ी बड़ी सभ्यताएं एग्जिस्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि नदियों के होने के कारण वहां की मिट्टी बहुत ही फर्टाइल होती है, बहुत उपजाऊ होती है, और वहां पे प्रोडक्शन करना इजी होता है, इसलिए वहां पे सभ्यता का बैठना बहुत आसान होता है। एग्जैक्टली वैसे ही हमने सबसे पुराना सभ्यता देखा है इंडस रिवर के पास बैठते हुए, जिसका नाम क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। अच्छा, अगर हम यहां तक कवर कर रहे हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक यहां पे आपको दिख रहा है, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री, राइट। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लॉट ऑफ पीपल डू नॉट नो क्या होता है ये प्रोटो हिस्ट्री, सो देयर इज कंफ्यूजन। देखो, हिस्ट्री को ना पार्टिकुलरली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, थोड़ा अच्छे से उसको समझना। सबसे पहला होता है प्री हिस्टोरिक, राइट। उसके बाद से होता है प्रोटो हिस्टोरिक, और उसके बाद से होता है हिस्टोरिक। यहां से क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम्स में, आपके सामने वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या डिफरेंस है प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक में, बहुत ही सिंपल है। प्री हिस्टोरिक मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड जब स्क्रिप्ट नहीं हुआ करता था, इसको ध्यान में रखेंगे, जब स्क्रिप्ट हमारे पास में नहीं हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल स्टोन एज, अगर आप स्टोन एज की बात करो तो क्या स्टोन एज में आपके पास स्क्रिप्ट होता था? आप लिख पाते थे? आप नहीं लिख पाते थे। यानी कि जो प्री हिस्टोरिक वाला टाइम पीरियड है वहां पे स्क्रिप्ट नहीं होता था, सिंपल। अब देखो दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है आपके पास ना प्रोटो हिस्टोरिक, मतलब इस टाइम पीरियड में आपके पास में स्क्रिप्ट है, लेकिन इस स्क्रिप्ट को हम डिसाइफर नहीं कर पाए। डिसाइफर नहीं कर पाए मतलब क्या है? मतलब हम आज तक नहीं समझ पाए कि लिखा क्या हुआ है। मतलब वो लोग कुछ तो लिखते थे बट हमें नहीं पता कि वो क्या लिखते थे। इसको क्या बोलेंगे? प्रोटो हिस्टोरिक। और हिस्टोरिक मतलब
मतलब इसके पास स्क्रिप्ट भी है प्लस हमने उसको डिसाइफर भी कर लिया, मतलब वो लिखते भी थे और हमें पता है कि वो क्या लिखते थे। इसको क्या बोलेंगे? हिस्टोरिक। अगर हम एग्जाम्पल के टर्म्स में देखें तो आपको जो प्री हिस्टोरिक है, मतलब जब स्क्रिप्ट नहीं होता था, उसका एग्जाम्पल क्या होगा? स्टोन एज, पाषाण काल। सेकेंड प्रोटो हिस्टोरिक, मतलब स्क्रिप्ट है बट हम ढूंढ नहीं पाए, फॉर एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज के बैच में मैं आपको बताऊंगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग थे उनके पास में स्क्रिप्ट था, वो स्क्रिप्ट लिखते थे बट वो क्या लिखते थे आज तक हमें नहीं पता। दैट इज द रीजन व्हाई वी से कि ये कौन सा फेज है? ये है प्रोटो हिस्टोरिक फेज। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं पे बन सकता है आपके पास सामने कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इट वाज अ प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड। ये गलत स्टेटमेंट है, ये प्री हिस्टोरिक नहीं है, ये क्या है? एक प्रोटो हिस्टोरिक है। क्यों? क्योंकि इनके पास में स्क्रिप्ट था, हमें नहीं पता क्योंकि हम डिसाइफर नहीं कर पाए। डिड यू गेट दिस? हिस्टोरिक मतलब स्क्रिप्ट भी है प्लस डिसाइफर भी कर पा रहे। फॉर एग्जांपल वैदिक एज, महाजनपद, मौर्य, गुप्ता, जितनी भी किताब, जितने राइटर्स ने लिखा है वो हम लिख भी पा रहे हैं, प्लस उन्होंने जो लिखा है वो हम समझ भी पा रहे हैं, यानी कि क्या है? हिस्टोरिक फेज है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यानी कि अगर मैं आपसे सिंपल लैंग्वेज में पूछूं कि चलो भैया बता दो मेरे को इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सा टाइम पीरियड में आएगा, तो व्हाट विल यू से? इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका क्या है? इट इज अ प्रोटो हिस्टोरिक टाइम पीरियड, एक प्रोटो हिस्ट्री में आता है। ये क्लियर है सबको? अब देखो आगे क्या बता रहे हैं यहाँ पे। आईवीसी हो गया, आईवीसी के साथ साथ उसके कॉन्टेम्पररी एक और सभ्यता जो बाहर चल रहा था उसका नाम क्या है? मेसोपोटामिया या फिर समेरियन सिविलाइजेशन या फिर इजिप्टियन सिविलाइजेशन या फिर चाइनीज सिविलाइजेशन। ये सब बहुत पुराने सिविलाइजेशन सभ्यताएं हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ में दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे थे, कहीं ना कहीं डाउन द लाइन चल रहे थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे, दिस इज योर होमवर्क कि आप मुझे बताएंगे कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन कहां पे एग्जिस्ट कर रहा था? ईरान में है, इजिप्ट में है, इराक में है, यूरोप में है, कहां पे? दिस इज योर वर्क, राइट? कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेसोपोटामिया कहां एग्जिस्ट कर रहा था। मेसोपोटामिया का दूसरा नाम है समेरियन सिविलाइजेशन। चाइनीज सिविलाइजेशन तो पता चल गया चाइना में एग्जिस्ट कर रहा है, और आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का तो पता ही है, इंडस रिवर के पास एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। नाउ एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन कि सर ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसका टाइम पीरियड क्या है, मतलब कौन से टाइम से कहां तक इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता है? बहुत सिंपल है, देखो इसको ध्यान में रखना। आईवीसी जो है इसका जो मैच्योर फेज था, तो इसका टाइम पीरियड लोग कहते हैं 2500 बीसी से लेकर के 1500 बीसी तक, 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी, ये वाला जो टाइम पीरियड है किसका टाइम पीरियड है? ये है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का, 2500 बीसी टू 1500 बीसी। नाउ फिर 2500 बीसी अगर आईवीसी का टाइम पीरियड है तो हम आईवीसी के जब तीन फेजेस को देखते हैं तो जो अर्ली फेज है उसमें हमें क्या दिखता है? 3300 बीसी। क्यों दिख रहा है 3300 बीसी? बहुत ही सिंपल है, देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्टार्ट होने के पहले जो टाइम पीरियड चल रहा था उसको बोलते हैं न्योलिथिक एज। कौन सा एज है वो? इसको ध्यान में रखेंगे, कौन सा एज है? न्योलिथिक एज। न्योलिथिक मतलब क्या है? ये स्टोन एज का ही एक पार्ट है बट इसको न्यू स्टोन एज भी कहते हैं, राइट? मतलब लोग पत्थरों का इस्तेमाल करते थे नॉर्मल टूल्स को बनाने में, और उसके कुछ टाइम बाद में कॉपर का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया, जिसको कुछ लोग चाल्कोलिथिक एज भी कहते हैं, जहां से हम देखते हैं कि आईवीसी की शुरुआत होती है। अभी आराम से सुनो, सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो क्या बता रहा है, अर्ली फेज जो है 3000 बीसी के आसपास में, ये वो वाला टाइम है जब सबसे पहली बार हमने कॉपर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था, राइट? कॉपर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि पहले हम सिर्फ और सिर्फ स्टोन का इस्तेमाल करते थे, अब स्टोन के साथ क्या यूज कर रहे हैं? कॉपर का, यानी कहीं ना कहीं चाल्कोलिथिक पीरियड भी हमें दिख रहा है। जैसे ही कॉपर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया हमारे पास में स्ट्रॉन्ग वेपन्स बनने लग गए, हम एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिए, तो लगभग 3300 बीसी के आसपास में हमने अर्ली मतलब एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था, राइट? उसके बाद जो दूसरा फेज आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इसको क्या बोलते हैं? मैच्योर फेज। कब है ये? 2600 बीसी। मतलब ये वो टाइम है जब अर्ली फेज पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी, अब वो इंडस वैली सिविलाइजेशन जाकर के एक मैच्योर स्टेज पे आ चुका है, मतलब अब मास स्केल पे एग्रीकल्चर हो रहा है, मतलब अब मास स्केल पे बिजनेस हो रहा है, हमारे पास में एक मैच्योर स्टेज आ चुका है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैच्योर फेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट? और तीसरा क्या है? लेटर फेज, 1900 टू 1300। मतलब ये ऐसा फेज है जब इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो रहा था, उसका पतन होना शुरू हो गया था। यहाँ पे बहुत सारी थियरी है कि आर्यन इन्वेजन थियरी हो सकता है, आर्यंस आए उन्होंने इनको मार दिया। दूसरी थियरी कहती है कि नहीं, फ्लड आ गया, फ्लड के कारण ये लोग डूब के मर गए। कोई कहता है कि पूरा का पूरा एनवायरमेंट चेंज हो गया, उसके कारण इनकी डेथ हो गई। जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थियरी है वो ये है कि आर्यंस नाम का एक सेंट्रल एशिया का ट्राइब था, वो ट्राइब आता है इंडिया में, और ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोग जो वहां रह रहे थे, इनको मार देते हैं वो लोग, और वहां से एक नए समय की शुरुआत होती है, जिसको क्या बोलते हैं? वैदिक एज। आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो, अभी हम बस आईवीसी कवर कर रहे हैं, राइट एवरीवन? तो अब देखो क्या चल रहा है यहाँ पे। तो तीसरा क्या है? लेटर फेज है। तो ये पूरा का पूरा आपका कौन सा फेज है? इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अगर मैं पूरा टाइम पीरियड बताऊं तो क्या है? 3300 बीसी, 3300 से लेकर के 1300 तक,
ये पूरा का क्या चला, इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन फिर भी लोग क्या बोलते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या है, 2500 टू 1500 बीसी। क्यों? क्योंकि इस फेज में इंडस वैली बहुत ही मैच्योर था और ये रियल फेज है जब इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने पिक पे आ चुका था। यानी कि अगर आपसे इन जनरल पूछा जाए व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज 2500 टू 1500 बीसी। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट से साइट्स है यहां से क्वेश्चन पूछता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, सबसे ईस्ट का सबसे लास्ट साइट कौन सा है, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहां पे, यूपी में, मतलब सबसे ईस्टर्न, पूर्वी रूप में, पूर्व डायरेक्शन में सबसे पूर्वी साइट है कौन सा, आलमगीरपुर, राइट। उसके उल्टा आकर के देखो वेस्टर्न क्या है, तो वेस्टर्न है आपका सुटकाजेंडोर। सुटकाजेंडोर कहां पे, ये सुटकेंडोर कहां पे, ये बालूचिस्तान में। सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिएटिंग इट रॉन्ग, मेरा प्रोनाउंसिएशन उतना अच्छा नहीं है, बट दिस इज इट, बालूचिस्तान। बालूचिस्तान कहां पे, पाकिस्तान वाला एरिया। यानी कि आप देख रहे हो कहां से कहां तक, यूपी ईस्ट में और वेस्ट में पाकिस्तान। अब देखो नॉर्थ अगर देखे तो नॉर्थ में आपको मांडा, मांडा कहां पे, जम्मू में, मांडा यानी कि नॉर्थ में, वहां से लेकर के साउथ में मवलन, मवलन कहां पे, गुजरात में। मतलब ये पूरा का पूरा एरिया, यानी कि आपको एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया लग जाएगा, लेट मी शो यू, आपको एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया लग जाएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर मैं एक सिंपल सा मैप ड्रॉ करूं इंडिया का तो आपको दिख जाएगा कि हाँ ये यहां कहीं बालूचिस्तान है, यहां से लेकर के, राइट, बालूचिस्तान वाला एरिया से लेकर के ये यूपी यहां तक, ये जम्मू, यहां से लेके ये गुजरात। मतलब ये वाला जो पार्टिकुलर एरिया है, इस एरिया में हम क्या देखते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सपेंशन देखते हैं। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैक्सिमम साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन के यहीं पे एग्जिस्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि यहीं से इंडस रिवर निकल रही है और कहां जा रही है, अरब सागर में। तो इंडस रिवर के आसपास में जितने दूर तक साइट्स एक्सपेंड किए उसको क्या बोलेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहां पे मैंने जो आपको साइट्स बताए हैं, राइट, ये साइट्स, इसको ध्यान में रखना, मांडा, सुटकाजेंडोर, राइट, आलमगीरपुर एंड मवलन। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपके स्टेट पीसीएस में आ सकता है, यूपी में, बिहार में, एमपी में, जो भी स्टेट पीसीएस है, वन लाइनर फैक्चुअल आ सकता है, या फिर यूपीएससी में मल्टी करेक्ट वाले में एक स्टेटमेंट यहां से बन सकता है। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट साइट्स जिसको ध्यान में रखना। बाकी आप देखेंगे कि आगे जाकर के साइट्स धीरे धीरे करके इवॉल्व हो रही है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट है। सबसे पहला क्या है, टाउन प्लानिंग। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग थे वो एक्चुअली में पूरा का पूरा टाउन प्लानिंग करके रहते थे। ऐसा नहीं था कि वो कोई कहीं भी जा रहा है, कहीं भी घर बना रहा है, कहीं भी रह रहा है, ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता था। वो प्रॉपर टाउन प्लानिंग करके रहते थे। मतलब क्या है, पूरा का पूरा एक शहर है, राइट, उस शहर में जो रेज्ड प्लेटफॉर्म है, जो हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है, उसको सिटाडेल कहते हैं। अभी देखो सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं, सपोज करो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक ये शहर है, सबको दिख रहा है, राइट। इसका जो वेस्टर्न वाला पार्ट है, सपोज करो वेस्ट है, वेस्ट का जो पार्ट है छोटा सा, इसको वो लोग थोड़ा हाइट पे रखते थे। किस पे रखते थे, इसको थोड़ा हाइट पे रखते थे, राइट, इसको हाइट पे रखते थे। और इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे अपर टाउन। क्या बोलते थे इसको, अपर टाउन। अपर टाउन, इसका एक और नाम था, उसका नाम क्या था, इट्स नेम वाज सिटाडेल। क्या बोलते थे इसको, सिटाडेल। हिंदी हो इंग्लिश हो दोनों में क्या बोलेंगे, सिटाडेल ही बोलेंगे। अपर टाउन को कहां पे होता था, जनरली ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के वेस्ट में होता था। जो ईस्टर्न वाला साइड है ये पूरा का पूरा, इसको बोलते थे लोअर टाउन। क्या बोलते थे इसको, लोअर टाउन। अब बहुत लोग क्वेश्चन पूछेंगे, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर टाउन एंड लोअर टाउन, क्या डिफरेंस है। बहुत सिंपल है, देखो जो आपका अपर टाउन है ना, ये वो वाला जगह है जहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के लिए, राइट, एक शहर बनाया गया था जहां पे जो रूलिंग कम्युनिटी थी, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बेसिकली ट्रेड करते थे। तो अगर सारे के सारे व्यापारी हैं तो उसमें एक ना एक कोई तो ऐसा होगा जो उनका हेड होगा। तो जो रूलिंग फैमिली थी वो कहां रहती थी, अपर टाउन पे रहती थी। दूसरा, जो पब्लिक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी, कोई ऐसा चीज जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, वो कहां बनता था, अपर टाउन पे। फॉर एग्जाम्पल ग्रेनरी, अनाज घर। सपोज करो वहां पे उन्होंने एक अनाज घर बनाया जहां पे वो पूरा का पूरा एक्स्ट्रा अनाज ले आकर के रखते थे। कहां रखते थे वो, तो वो रखते थे अपर टाउन में। क्यों अपर टाउन में ग्रेनरी रखते थे, अनाज घर, क्योंकि सपोज करो कहीं कल के टाइम पे बाढ़ आया, बहुत तेज नदी का प्रेशर बना, पूरा का पूरा एरिया क्या हो गया, बह गया। तो उस सिचुएशन में भी उनका जो अनाज है वो बचा होगा अपर टाउन पे। इसलिए वो क्या करते थे, सिटाडेल एक ऐसा जगह बना के रखे थे जहां पे वो अनाज को स्टोर करते थे, जहां पे वो पब्लिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें, फॉर एग्जांपल ग्रेट बात हो गया मोहनजोदारो का, वो वहां होता था। या फिर कोई ऐसा कम्युनिटी है जो बिजनेस क्लास में है, जो बहुत ही अमीर है, वो अपने घर बनाता था अपर टाउन पे। लोअर टाउन में जनरली सब लोग रहते थे। इस तरीके से हमने देखा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में दो तरीके से टाउन्स को डिवाइड किया गया था, वन इज अपर टाउन, अनदर इज लोअर टाउन।
तो देखो क्या लिखा हुआ है कि जो अपर वाला था सिटाडेल, वहां पे क्या होता था, रूलर्स रहते थे। रूलर्स मतलब जो ऐसी कम्युनिटी जिसके पास में पैसा ज्यादा है, जो बड़े बिजनेसमैन है, ट्रेडिंग ग्रुप से, राइट। और इंपॉर्टेंट बिल्डिंग जैसे कि ग्रेनरी हो गया, वर्कशॉप हो गया, ये सब कहाँ होता था, अपर टाउन में। और एक और चीज क्या लिखा हुआ है, इट वॉज मोस्टली सिचुएटेड टू दी वेस्ट ऑफ द सिटी। यहाँ पे गेम हो सकता है प्रीलिम्स में, लिख देगा अपर टाउन वॉज या फिर सिटाडेल वॉज generally found at the east of the city. It is wrong. It is generally found at the west of the city. पश्चिमी भाग में जनरली इसको पाया जाता था। So this is done every one of you. लोअर टाउन आपको पता चल गया जहां पे आम इंसान रहते थे, कॉमन सिटीजन। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट है स्ट्रीट। देखो ये लोग जितने भी स्ट्रीट बनाते थे ना, वो सारे के सारी गलियां एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती थी। आज के जैसा नहीं कि अगर आपने कहीं कॉलोनी खोला तो कोई कहीं भी घर बना रहा है, कहीं भी रह रहा है, कोई कहीं भी घर बना करके पानी गिरा दे रहा है, ऐसा नहीं। पूरा टाउन प्लानिंग के साथ रहते थे। मतलब क्या है, इनकी जितनी भी गलियां होती थी, जितने भी घर होते थे, वो एक दूसरे को कितना डिग्री पे कट करते थे, 90 डिग्री पे कट करते थे। दैट इज द रीजन व्हाई जो इनका स्ट्रीट था वो बहुत ही परफेक्ट होता था। और स्ट्रीट सीधे सीधे होने के कारण सबसे बड़ा पता है फायदा क्या होता था, इनका पानी नहीं लगता था, ड्रेनेज सिस्टम बहुत स्ट्रांग था। और यहीं से आता है इनका ड्रेनेज सिस्टम। देखो ड्रेनेज सिस्टम में इन्होंने क्या किया था कि जितने भी लोग हैं जिनके घर है ना, उनके घर के सामने से नाली जाती थी, एकदम सिंपल। यानी कि सपोज करो जो गलियां हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रही है, तो गलिये के साथ में यहां से नाली भी बह रहा है, और नाली भी एक दूसरे को कहा 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी कि घर से जो पानी निकल रहा है वो पानी नलियों के थ्रू, छोटे छोटे ड्रेन्स के थ्रू एक बड़े से ड्रेन में जाकर के मिलेगा, और वो बड़ा सा ड्रेन से वो पानी कहीं ना कहीं एक बड़े वाटर बॉडी में जाके चला जाएगा। मतलब एक पूरा का पूरा पैक्ड ड्रेनेज सिस्टम हमें कहां देखने को मिल रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ऐसा नहीं कि ऊपर का ड्रेन खुला हुआ है और पानी कहीं भी भर गया, कचरा भर गया तो पानी ऊपर आके गिर रहा है, जैसे हम आज के टाइम पे देखते हैं, राइट। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े शहरों पे जब नाली साफ करवाना होता है तो जब म्युनिसिपल वाले आते हैं तो नाली का कचरा उठा करके रोड पे रख देते हैं, और बच्चे स्कूल जा रहे हैं उस कचड़े में गिर जाते हैं, राइट। ऐसा सिस्टम नहीं था इनका। जो सिस्टम था फुल पैक्ड सिस्टम था। अगर वहां से नाली निकल रहा है तो नाली प्रॉपर नहीं निकलेगा और वो कवर्ड होता था, उसकी गंदगी बाहर नहीं होगी। इससे क्या फायदा होगा कि पानी आराम से पास कर जाए। इनफैक्ट ऐसा भी कहा जाता है कि पिछले साल जब पाकिस्तान में बाढ़ आया था ना, तो पूरा का पूरा पाकिस्तान डूब गया था, और उसी पाकिस्तान में इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ साइट्स हैं, फॉर एग्जांपल मोहनजोदारो और हड़प्पा, उन साइट्स में पानी नहीं लगा था। ऐसा कह रहे हैं कि 5000 साल पहले जो इन्होंने अपना ड्रेनेज सिस्टम बनाया था, वो ड्रेनेज सिस्टम आज भी काम कर रहा है, आज भी पानी वहां से निकल जा रहा है। सो इट रियली शोज कि वो कितने एडवांस कल्चर को फॉलो करते थे आज से 5000 साल पहले। इनफैक्ट अगर हम आज के टाइम पे देखें तो थोड़ा सा बारिश होता है तो दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरी डूब जाती है, लेकिन बैक इन दोस टाइम ऐसा सिचुएशन नहीं था। रीजन क्या, आज के टाइम पे पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है, कंजेशन बढ़ गया है, कोई कहीं भी रह रहा है, राइट। घरों को बड़े करने के चक्कर में हमने गलियों को छोटा कर दिया, लेकिन उस वक्त घर बड़े बड़े होते थे। क्यों घर बड़े होते थे, इसका भी रीजन है, हाउसेस पे ही आते हैं। इनके घर बहुत बड़े होते थे, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, इनके घर में हमेशा याद रखें कि कोर्टयार्ड पाए गए हैं। कोर्टयार्ड का मतलब क्या होता है, आंगन, यानी कि बड़े बड़े रूम और उसमें आंगन। ये ऐसा क्यों पॉसिबल है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ना कोई गरीब नहीं था, सबके पास लगभग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था रिसोर्सेज का। अब यहां से आप मेंस में आंसर लिख सकते हो कैसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, क्योंकि जो रिसोर्सेज था ना उसमें बहुत ज्यादा डिवीजन नहीं था। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे क्या है कि कुछ लोगों के पास में मैक्सिमम रिसोर्स है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे ना ऐसा सिचुएशन नहीं था, वहां पे सब लोग का इक्वल पार्टिसिपेशन था इकोनॉमी में। सब एग्रीकल्चर कर रहे हैं, सरप्लस अनाज पैदा कर रहे हैं, उससे व्यापार कर रहे हैं, राइट। तो सबके पास में बड़े बड़े घर हैं। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े व्यापारी हैं, जो गिने चुने से 9 के बराबर बहुत कम, वो सिटाडेल पे रह रहे हैं। बट मैक्सिमम लोग जो नीचे रहने वाले वो सब क्या है, इक्वल है इन टर्म्स ऑफ स्टेटस, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ पैसा, सब इक्वल है। तो इसी कारण हमको क्या देखने को मिलता है, उनके घर बड़े बड़े होते थे। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यानी कि वहां पे प्रॉपर कोर्टयार्ड होता था, राइट। नेक्स्ट इज बिल्डिंग मटेरियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ब्रिक्स को जलाते थे, पके हुए ब्रिक्स से वो घर बनाते थे। जैसे आज के टाइम पे आप ब्रिक्स से घर बना रहे हो ना, स्टोन्स के घर नहीं बना रहे, ऐसे कोई भी पत्थर उठा करके वो घर नहीं बना रहे, राइट। वो ब्रिक्स से घर बना रहे नाउ। और उसका साइज क्या होता था, 1:2:4। अब प्रीलिम्स में क्वेश्चन टफ करना चाहे तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रिक्स का साइज क्या था, तो इसको नोट डाउन कर लेना, 1:2:4। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी मैं बैचेस में बता रहा हूँ ना, इसको बस इस पीपीटी के सहारे मत रहना, इसको एक कॉपी पेन लेकर के नोट डाउन करते रहना, ताकि आपका नोट्स भी हैंड टू हैंड बनते जाए, बिकॉज दीज पॉइंट्स आर क्रूशियली इंपॉर्टेंट, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नो स्टोन वाज यूज्ड, देखो ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी दिया है कि कोई भी जगह पे वहां पे स्टोन का यूज नहीं देखा गया। अब यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है,
दे कैन आस्क यू, दे विल आस्क दैट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन नो स्टोन वाज यूज्ड। पता है लोगों को क्या लगेगा कि यार ये तो एक्सट्रीम सिचुएशन है, ये तो बहुत नेगेटिव लग रहा है, ऐसा थोड़ी होगा कहीं भी स्टोन यूज नहीं कर रहा होगा, वो गलत कर देंगे। बट दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि बेसिकली जितने भी मकान बन रहे हैं वो किस चीज से बन रहे हैं? वो सब के सब बर्न्ड ब्रिक्स, पत्थरों को जला करके, मतलब अच्छे पके हुए पत्थर, नॉट दी पत्थर, पके हुए ईंट से घर बन रहे हैं, पत्थर से घर नहीं बन रहे, स्टोन से घर नहीं बन रहे, राइट। लेकिन अगर आप इजिप्ट की सिविलाइजेशन की बात करो, उस टाइम पे जब इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा था, उसी टाइम पे इजिप्ट का सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रहा था। तो इजिप्ट के सिविलाइजेशन में ऐसा पाया गया कि वो लोग मड, मतलब मिट्टी के घर में रह रहे हैं। बट इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या पता चल रहा है कि ये लोग ईंट को मतलब पका करके एकदम प्रॉपर घर बना करके, उसका डायमेंशन क्या है 1:2:4, इस डायमेंशन में उन्होंने मतलब ईंट को पकाया और लोग घर बना करके रह रहे हैं। लेकिन इजिप्ट वाले क्या कर रहे हैं? अभी भी मिट्टी में रह रहे हैं, मतलब मिट्टी के घरों में रह रहे हैं। इससे दिख रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन उस टाइम में अपने कॉन्टेम्पररी सिविलाइजेशन, मतलब आसपास के सिविलाइजेशन से कितना ज्यादा डेवलप्ड हुआ करती थी। सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो, व्हाट इज द नेक्स्ट? द नेक्स्ट इज सोसाइटी। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की सोसाइटी को देखो ना, तो वहां पे पता चलता है कि ट्रेडिंग कम्युनिटी थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ना आपको कहीं भी आर्मी नहीं दिखाई देगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब एक्सकवेशन किया गया, खुदाई किया गया, तो कहीं भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिससे ये पता चले कि यार यहाँ पे ना आर्मी का एग्जिस्टेंस हो सकता है। क्योंकि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पे वैदिक वाले लोगों ने, यानी कि आर्यंस ने आक्रमण किया है, तो ऐसा पाया गया है कि कुछ जगहों पे सिमिलर तरीके के वेपन से इंसानों को मारा गया। मतलब सपोज करो कि किसी को चेस्ट पे मारा गया, तो उस जगह पे 10 लोगों को ना सेम तरीके से चेस्ट पे मारा गया, सेम वेपन से। ऐसा हमें एक्सकवेट करके जब हमने गड्ढे से उसकी बॉडी निकाली और उसके ऊपर में रिसर्च किया, तो हमको ऐसा मिला है कि सेम टाइप का वेपन यूज किया गया। तो हमने ये देखा कि इनको कोई आकर के मार रहा है, लेकिन ये नहीं मार पा रहे बिकॉज इनके पास में वेपन नहीं था, इनके पास में आर्मी नहीं था। ये कैसे लोग थे? तो देवर अ ट्रेडिंग कम्युनिटी, ये सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने वाले लोग थे। देवर अ बिजनेस कम्युनिटी, देवर नॉट ए आर्मी कम्युनिटी। इनके पास में आर्मी नहीं थी, ये सब के सब क्या थे? एक ट्रेडिंग कम्युनिटी थे। अब यहीं से एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है। अच्छा, एक चीज और, एक चीज याद रखना, जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसे साइट्स थे, तो साइट कौन सा था? तो साइट का नाम है मोहेंजोदारो। क्या नाम है उस साइट का? अभी मैं आगे बताऊंगा मोहेंजोदारो का है, राइट। उस साइट का नाम है मोहेंजोदारो, पाकिस्तान में है, राइट। और इंडस रिवर के पास में, राइट, मोहेंजोदारो। और ऐसा कहते हैं कि इस साइट पे ना कुछ लोगों की बॉडी पे सेम मार्क मिला था और उनकी डेड बॉडीज को एक साथ नीचे गाड़ दिया गया था। तो इसको बोलते हैं माउंड ऑफ डेथ, हिंदी में बोलेंगे मृतकों का टीला। तो क्वेश्चन अगर आ गया कि माउंट ऑफ डेथ किस साइट को कहते हैं, द आंसर इज मोहेंजोदारो, मृतकों का टीला। क्यों? क्योंकि सेम वेपन से मार करके उनकी बॉडीज को जमीन में गाड़ दिया गया था। दैट इज द रीजन व्हाई दे आर कॉल्ड माउंट ऑफ डेथ, राइट। तो अगर हम सोसाइटी की बात करें तो ये तो क्लियर होगा कि आर्मी नहीं थी, तो क्या थी यहाँ पे? तो एक अर्बन सोसाइटी है, राइट। वहां पे 3 डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप है, अलग अलग तरीके के 3 ग्रुप है। कौन कौन से? एक तो रूल्ड कौन, मतलब जो वहां पे लोगों को देख रहे, जिनके पास में पैसा है। दूसरा मर्चेंट्स, जो व्यापारी कम्युनिटी है। तीसरा पुअर लेबर्स, मतलब कुछ लोग हैं जो गरीब है, जो वहां पे काम कर रहे हैं, बट जो गरीब है उनकी संख्या और जो अमीर है उनकी संख्या, उसमें ज्यादा का डिफरेंस नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर आज आप इंडिया में देखो तो आपको दिखेगा कि कोई ऐसा इंसान है जो मर्सिडीज में घूम रहा है, और कोई आप ऐसा देखो जो रोड पे सोने के लिए उसके पास जगह नहीं है, खाने का कुछ नहीं है। इस टाइप का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स हमें इंडस वैली में नहीं दिख रहा है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक कैपिटलिस्ट पूंजीवाद सभ्यता नहीं थी। वहां पे भी रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन लगभग इक्वल था। तो गरीब और अमीर है, लेकिन उनके बीच का डिफरेंस, इंटेंसिटी, तीव्रता उतनी नहीं थी जितनी आज के टाइम पे। इसलिए इनके पास में गरीब होने के बावजूद भी सबके पास में अपने मकान थे, कोई रेंट पे नहीं रह रहा था। ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो वहां कंफ्यूज मत होना। तो बेसिकली हमें क्या दिख रहा है कि मर्चेंट्स दिख रहे हैं और काम करने वाले लोग दिख रहे हैं। हड़प्पा के जो लोग थे ना, उनको कॉटन के बारे में पता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कॉटन के बारे में, ऊन के बारे में किसको पता था? हड़प्पा के लोग के बारे में। इनफैक्ट ऐसा भी कहा जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, ये सबसे पहले है दुनिया में जिन्होंने कॉटन का प्रोडक्शन स्टार्ट किया है। यानी कि कॉटन का उत्पादन सबसे पहले किसने स्टार्ट किया है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से, इंडस वैली सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों से। और इनको कॉटन के प्रोडक्शन के लिए काफी जाना भी जाता था। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग अपार्ट फ्रॉम द कॉटन, ऐसा कहते हैं कि सिल्वर का भी सबसे पहला यूज किसने किया है? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों से किया है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन बन जाए, सिल्वर का पहला यूज, कॉटन का पहला यूज, ऑलवेज रिमेंबर हु इज देयर? इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये गलती नहीं करना है। दैट इज द रीजन व्हाई हमने अभी एनबीटी सीरीज को स्टार्ट किया हुआ, नॉट बियॉन्ड दिस,
ताकि नॉट बियॉन्ड दिस में हमारा कोई भी एरिया जहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो गलत ना हो। अभी देखो रिलीजन वाला एरिया कवर करूंगा, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। रिलीजन में क्या बता रहा है कि हड़प्पा के जो लोग थे ना वो नेचर मतलब प्रकृति की पूजा करते थे और प्रकृति के साथ साथ कुछ जानवरों की पूजा करते थे। प्रकृति के अंदर में ही है ना आपको पेड़ पौधे और जानवर, तो कौन कौन है? तो देखो अगर हम पेड़ की बात करें तो पेड़ में पीपल का पेड़ का पूजा करते थे, और अगर हम एनिमल की बात करें तो बुल, बुल की पूजा करते थे। इसको ध्यान में रखेंगे, बुल। अब बुल मतलब रेड बुल नहीं, बुल की पूजा करते थे। अगर हम आइडोलिट्री की बात करें तो मूर्ति पूजन हुआ करते थे, मूर्ति की पूजा, राइट। मदर गॉडेस इनकी पूजा होती थी, पशुपति योगी इनकी पूजा होती थी, और फैलिक सिंबल्स। अब देखो क्या है मदर गॉडेस मतलब कुछ ऐसे मतलब मदर गॉडेस मतलब धरती माँ की तो पूजा करते थे। उनको लगता था कि धरती माँ है जो बहुत ही गॉड ऑफ फर्टिलिटी, जो उपजाऊ है, जो हर चीज में ला करके दे रही है, तो इनकी पूजा करते थे। दूसरा एक मिला है पशुपति योगी। बहुत लोग कहते हैं कि पशुपति महादेव मतलब महादेव जो है ना शायद इनकी इमेज है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं कि उस वक्त भी लोग महादेव की पूजा करते थे, क्योंकि उनके आसपास में कुछ जानवर मिले और उनके पोस्चर को देख के लग रहा है कि शायद पशुपति महादेव है जिनकी पूजा हो रही है, राइट। तो दूसरे ये है। और तीसरा है फेलिक सिंबल। फेलिक सिंबल का मतलब क्या? जो सेक्स ऑर्गन्स थे उनकी पूजा करते थे वो लोग, राइट। कौन? इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग। तो अगर फेलिक सिंबल्स आ जाए तो इसको डरना नहीं है। यस, दे वर द वन हु वर वर्शिपिंग द फेलिक सिंबल्स। यही वही लोग हैं जो सेक्स ऑर्गन्स की भी पूजा करते थे। कौन? इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले, राइट। और पशुपति योगी को क्या बोला गया? लॉर्ड ऑफ कैटल्स, कैटल्स के गॉड। अब लॉर्ड ऑफ कैटल क्यों कहा गया, क्या रीजन था, इसको हम आगे के बैचेस में कवर करेंगे। इनफैक्ट ये सब के सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब मैं आपको स्टोन एज बताऊंगा ना तो आपको बताऊंगा कि पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। इसमें जो मेसोलिथिक वाला टाइम था, मध्य पाषाण काल वाला जो समय था, वहां पे कैटल्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया था लोगों ने, राइट। डोमेस्टिकेशन का यूज करना स्टार्ट कर दिया था, तब से इस टाइप का टर्म लॉर्ड ऑफ कैटल प्रेवलेंट देखा गया। एनीवेज अभी हम कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर आपसे पूछा जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन से धर्म के फॉलो करते थे, तो ये एक सेक्युलर सोसाइटी थी। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ सेक्युलर सोसाइटी। यहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। क्यों सेक्युलर सोसाइटी कहते हैं? क्योंकि कहीं भी इंडस वैली सिविलाइजेशन पे हमें पब्लिक प्लेस में टेम्पल्स नहीं मिले हैं। नो टेम्पल्स हैव बीन फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट। कहीं भी टेम्पल नहीं मिला, इसलिए हम क्या बोलेंगे? सेक्युलर सोसाइटी थी। अगर आप इसके कॉन्टेम्पररी सिविलाइजेशन को देखो तो वहां पे आपको मंदिर कहीं ना कहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे आपको मंदिर कहीं भी नहीं दिखेगा। एक आपको दिखेगा ग्रेट बाथ। देखो ग्रेट बाथ जो है ये आपको मोहेंजोदारो में मिलता है। कहां मिलता है? मोहेंजोदारो। याद करो भी मोहेंजोदारो के बारे में मैंने क्या बताया था? सिटी ऑफ मोल्ड में टोको का टीला बताया था। मोहेंजोदारो में क्या मिलता है? ग्रेट बाथ मिलता है। तो मोहेंजोदारो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो ग्रेट बाथ है मोहेंजोदारो में एक ऐसा जगह था जहां पे लोग रिचुअल्स के लिए जाकर के पानी निकालते थे या फिर उससे नहाते थे, उसको रिचुअल पर्पस के लिए यूज करते थे। तो रिचुअल बाथ उसको कह सकते हैं। तो बस रिचुअल्स के लिए आप वहां पे देखो तो एक ग्रेट बाथ मिला है, उसके अलावा रिलीजन के लिए कोई भी टेम्पल कहीं नहीं मिला हुआ है। लेकिन अगर जो आप बाकी सिविलाइजेशन अलग सभ्यताओं की बात करो तो वहां पे कुछ ना कुछ जरूर मिला है, जिससे पता चलता है कि बाकी जगहों पे टेम्पल होते थे, बाकी जगहों पे रिलीजन होता था। इजिप्टियन सिविलाइजेशन हो, समेरियन सिविलाइजेशन हो, चाइनीज सिविलाइजेशन हो, हमें मिला है। बट इंडस वैली सिविलाइजेशन में वी हैव नॉट फाउंड एनी टेम्पल। दैट इज कॉल्ड सेक्युलर सिविलाइजेशन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता एक सेक्युलर सिविलाइजेशन था, यस दिस इज ट्रू। अगर मैं स्क्रिप्ट की बात करूं तो अभी मैंने क्लास स्टार्ट होने के पहले ही बताया था कौन सा टाइम पीरियड है ये है प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक का मतलब क्या होता है? मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पे आपके पास में स्क्रिप्ट तो था बट क्या था वो नहीं पता हमें। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो देखो इन्होंने जो स्क्रिप्ट यूज करते थे ना, ऐसा कहते हैं कि ये पिक्टोग्राफिक है। पिक्टोग्राफिक का मतलब क्या है? मतलब ये पिक्चर्स में कुछ लिखते थे, हमें नहीं पता कि क्या लिखते थे, कुछ पिक्चर्स से बनाते थे। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। वैसा ही सिंबल का यूज करते हैं जिसमें कि ऐसे बर्ड्स बने हुए हैं, फिश बने हुए हैं, ह्यूमंस, ऐसे बहुत सारे सिंबल्स हैं। अच्छा, इनका जो राइटिंग पैटर्न है इसको बोलते हैं बोस्ट्रोफेडोन। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बहुत लोग भूल जाते हैं, इनफैक्ट मैं भी भूल जाता हूं अगर मैं इसको बार बार ना देखूं तो। क्या बोलेंगे इसको? बोस्ट्रोफेडोन। क्यों? इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक पेज है, राइट। अब इस पेज में ये आपका क्या है? लेफ्ट वाला पार्ट है, ये आपका राइट वाला पार्ट है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये पहले आपको राइट से लेफ्ट लिखते हैं, फिर लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट, फिर लेफ्ट से राइट। तो इस तरीके से लिखते थे। इसी राइटिंग पैटर्न को क्या बोलते हैं? बोस्ट्रोफेडोन कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए बोस्ट्रोफेडोन राइटिंग स्टाइल वाज प्रेवलेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एजेस, इनमें से कौन से काल में बोस्ट्रोफेडोन तरीके से लिखा जाता था, तो आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या है वो? तो राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, ऐसे लिखने का तरीका को क्या बोलते हैं? बोस्ट्रोफेडोन। और किस तरीके से लिखते थे? तो ये पिक्चर्स का यूज करते थे। तो पिक्टोग्राफिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ दिस बोस्ट्रोफेडोन इंस्क्रिप्शन। नाउ
अगर हम बात करें तो इनके स्क्रिप्ट जो है वो 1700 के आसपास में डिसअपियर होना स्टार्ट हो गए। इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये खत्म होते जा रहे थे या फिर कुछ ना कुछ मेजर इशू इनके साथ में हो रहा था। इसके साथ में हमने ये कवर अप कर लिया। अच्छा, एक लास्ट है हमारा, दैट इज बरियल प्रैक्टिसेस। तो देखो, इनका ऐसा मानना है कि जो डेड बॉडीज था ना, उनको नॉर्थ से साउथ वाले डायरेक्शन में ये लोग रखते थे। इनफैक्ट आप आज के टाइम पे भी देखो तो डेड बॉडीज को लोग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखते हैं। कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत कहां से देखने को मिल रहा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। अच्छा, उनकी जो डेड बॉडीज थी उनमें उनके साथ में खाना रख दिया जाता था, उनकी पोट्री को रख देते थे, उनकी ज्वेलरी को रख देते थे। इससे क्या पता चल रहा है कि ये लोग लाइफ आफ्टर डेथ, मतलब मृत्यु मृत्यु होने के बाद भी उसकी जिंदगी होगी, उसको ये चीज चाहिए होगा। लाइफ आफ्टर डेथ के कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते थे, इसलिए उसके साथ में ये सब चीजों को रखते थे। किस टाइप से बरियल करते थे? तो एक तो है कंप्लीट बरियल, पूरे तरीके से बरी कर दिया। दूसरा फ्रैक्शनल बरियल, मतलब क्या है? उनके बोन्स को बरी किया, बाकी उनके जो बॉडी है ना उसको बाहर छोड़ दिया ताकि बर्ड्स उठाए और उसको खा करके चले जाए। और एक होता है क्रीमेशन, मतलब अंतिम संस्कार, और उनके एशेस को वहां से बहा दिया। मतलब ये दो तीन तरीके का तरीका है जिससे उनको वो क्या करते थे? बरी करते थे, या फिर उनको ऐसा कह सकते हो कि प्रैक्टिसेस को फॉलो करते थे। इससे वो क्या पता चल रहा है कि लाइफ आफ्टर डेथ वाले कॉन्सेप्ट पे बिलीव कर रहे हैं। और जो भी उनके एक्सपेंसिव आइटम्स थे, जो इंसान जब तक वो जिंदा था उसको पहनता था, उसको भी उसके साथ में वो लोग बरी कर देते थे और उसके साथ ही उसको रख देते थे, ताकि उनको ऐसा लगता था कि अगली जिंदगी में उसको वो चीजें मिल जाए। राइट एवरीवन। नेक्स्ट है इकोनॉमी। इकोनॉमी में अगर हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी की बात करें तो इनका मेन क्रॉप क्या है? व्हीट, बार्ले, राइस। देखो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूं, कौन कौन से मेन क्रॉप है? व्हीट, बार्ले एंड राइस। ये तीन के तीन इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट से क्रॉप्स हैं जो बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग यूज कर रहे थे। राइट, इनको एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में पता था, और यहां तक कि ये डैम और इरिगेशन कैनल भी बना रहे थे। किससे? लकड़ी से। राइट, वुडन प्लॉकशेयर से, बहुत सारी चीजों से, मतलब एग्रीकल्चर कर रहे हैं, लकड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, इरिगेशन कैनल बना रहे हैं। क्यों लकड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि एक चीज याद रखना, अभी तक आयरन के बारे में इनको नहीं पता है। इनको किस चीज के बारे में पता है? इनको पता है कॉपर के बारे में। इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा ऐसा पहला मेटल है जो इंसान ने सबसे पहले ह्यूमन यूज में शुरू किया, द आंसर इज कॉपर। कॉपर एक ऐसा मेटल है जिसको इंसानों ने सबसे पहले इस्तेमाल करना शुरू किया। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड चैल्कोलिथिक एज। या फिर ये लोग कॉपर के साथ में टीन को मिक्स करते थे तो इसको ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। राइट, कुछ भी रटना नहीं है, सबके पीछे का लॉजिक है, सबके पीछे का रीजनिंग है। एनबीटी सीरीज में मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस तरीके से समझाऊं कि एक टॉपिक हमारा हॉलिस्टिक तरीके से कवर हो जाए, उसमें कुछ भी ना छूटे। यानी क्या बता रहा हूं मैं? कॉपर में टीन को ऐड करके क्या बनाती है? ब्रॉन्ज। इसको ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाई गई चीजें बहुत सारा ब्रॉन्ज से भी बना है। फॉर एग्जाम्पल डांसिंग गर्ल, वो भी ब्रॉन्ज से पाई जाती है, बनी हुई। तो दिस इज हाउ उनका पूरा का पूरा इकोनॉमी चल रहा था। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ द नेक्स्ट इज पोट्रीज। देखो, ये जो पोट्रीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये जो क्रॉप्स के बारे में बात कर रहे हैं, पता है ये कहां से स्टार्ट होता है? ये कहीं ना कहीं स्टोन एज से स्टार्ट होता है, और पार्टिकुलरली स्टोन एज का जो सबसे लास्ट वाला फेज था, दैट इज कॉल्ड न्यूलिथिक, नवपाषाण काल, वहां से शुरू होता है। क्या है स्टोन एज, क्या है नवपाषाण काल, उसको इसमें कनेक्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। सीधा इंडस वैली सिविलाइजेशन करते हैं। तो अगर हम पोट्रीज की बात करें, पोट्री का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे? तो जाहिर सी बात है, उनके पास में अगर अनाज ज्यादा हो गया, ग्रेन अगर उनके पास में क्या है? सरप्लस है, तो उस अनाज को वो लोग क्या करेंगे? स्टोर करेंगे, कहीं ना कहीं तो जमा करेंगे। तो कहां जमा करेंगे? पोट्रीज में। अब जो पोट्री उनके पास था, कैसे कलर का था? तो सबसे पहले द हड़प्पन यूज रेड एंड ब्लैक पोट्री। इसको हमेशा ध्यान में रखना, किस कलर का पोट्री इस्तेमाल करते थे? तो रेड एंड ब्लैक पोट्री। मैं ये क्यों लिख रहा हूं बार बार? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में पोट्री कौन से कलर का यूज होता था, वैदिक एज में कौन से कलर का यूज होता था, महाजनपद में कौन से कलर का यूज होता था। ऑक्रे कलर पोट्री इज देयर, रेड कलर इज देयर, ब्लैक इज देयर। सो रेड एंड ब्लैक पोट्री हमें कहां देखने को मिलता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। दे आस्क द क्वेश्चन रिपीटेडली, और अब बताने के बाद में ये गलत नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट इज अ क्राइम। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे बेहतरीन तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन आप कहीं नहीं पढ़ सकते। इनफैक्ट आर एस शर्मा में भी इतने फैक्ट्स नहीं दिए जितने मैं अभी आपको बैच में देन एंड देयर कवर करा रहा हूं। सो दिस इज द रीजन व्हाई दे आर सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट। राइट, अब एक आता है हमारे पास में ट्रेड। मैंने बैच स्टार्ट होते ही बताया आपको कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास में एक आर्मी वाली कम्युनिटी है, फिर ट्रेडिंग कम्युनिटी है। कैसी कम्युनिटी है?
सो इट इज अ ट्रेडिंग कम्युनिटी। तो अगर ये ट्रेड कर रहे हैं तो किसके साथ कर रहे हैं? डेफिनेटली इनके साथ में जो इनके कॉन्टेम्परेरी सिविलाइजेशन होंगे, मतलब जैसे एक जगह तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जैसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग सभ्यताएं भी तो होंगी, तो उन अलग अलग सभ्यताओं के साथ कौन ट्रेड कर रहा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग। कौन कौन सी सभ्यताएं? तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मेसोपोटामिया, समेरियन, मैंने आपसे पूछा है कहां पे, आप लोकेशन बताएंगे, ईरान है, इराक है, इजिप्ट है, यूरोप है, राइट, यू हैव टू वर्क। तो एक मेसोपोटामिया के साथ, सेंट्रल एशिया में कुछ सभ्यताएं हैं उनके साथ कर रही हैं लोग ट्रेड, अफगानिस्तान में मरक्कन या ओमान सभ्यता उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट मेसोपोटामिया के साथ में ना इनका 3 सिलेंडर सील, मतलब इनका सील भी पाया गया है कहां पे? मोहेंजोदारो में। मतलब मेसोपोटामिया में कोई, देखो पहली बात तो ये समझो सील क्या होता है। सील मतलब होता है एक ऐसा चीज जो एक पार्टिकुलर जगह को ना दर्शाए। मतलब सपोज करो मैं इंडस वाली सिविलाइजेशन में रहने वाला इंसान हूं, तो मेरे को एक सील मिलेगा, उस सील पे मेरी सभ्यता से रिलेटेड चीजें होंगी। फॉर एग्जाम्पल जो मेरा राजा है, या फिर सपोज करो फॉर एग्जाम्पल जो मेरा बहुत बड़ा व्यापारी है उसका नाम लिखा होगा, उसकी फोटो बनी होगी, या जो मेरे आसपास में जानवर है उनके इमेज बने होंगे। अब ये मेरा वाला सील क्या बताएगा कि मैं इंडस वाली सिविलाइजेशन का हूं? ऐसा ही सील किसी और के पास होगा दूसरी सभ्यता में, फॉर एग्जाम्पल मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, वहां के लोगों के पास में अलग सील होगा, चाइना वाले के पास में अलग सील होगा। अब होता क्या था, अगर इंडस वाली सिविलाइजेशन से मेसोपोटामिया में ट्रेड हो रहा है, तो इंडस वाली सिविलाइजेशन वाला सील कहां पे मिलेगा? मेसोपोटामिया में। और मेसोपोटामिया वाला कहां मिलेगा? इंडस वाली सिविलाइजेशन में। इस तरीके से क्रॉस प्लेस पे जो सील्स मिले उससे पता चलता है कि लोगों के बीच में ट्रेड चल रहा है। मतलब आज से 5000 साल पहले ये लोग इंटर कॉन्टिनेंट ट्रेड भी कर रहे हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है सील्स को लेकर के। तो आपको ध्यान में रखना है कि मेसोपोटामिया का 3 सिलेंडर सील था। एनबीटी सीरीज करने का सीधा पर्पस यही है कि अब इसके बाद यहां से पूछा हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। नाउ कमिंग अगेन, हड़प्पा का भी सील है जो सूसा और निप्पुर, ये सब मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के कुछ साइट्स है, वहां पे पाया गया है, बहरीन में पाया गया है, पर्शियन गल्फ में। इससे क्या पता चल रहा है कि इनके बीच में एडवांस ट्रेड रिलेशन था। हड़प्पन सिविलाइजेशन और इनके बीच में क्या है? बहुत तगड़ा वाला ट्रेड रिलेशन है इन लोगों के बीच में, तभी ये सब ट्रेड कर पा रहे। बाकी मैंने आपको सील बता दिया। अब सील कैसा था ये देख लो। सील कैसा था, तो एक बोल रहा है कि स्टीटाइट था, STEATITE। स्टीटाइट क्या होता है? तो कुछ सॉफ्ट स्टोन्स होते हैं, बहुत छोटे से पतले से बहुत नाजुक और सॉफ्ट स्टोन होंगे, बहुत ही क्रिस्पी टाइप का स्टोन होगा, उससे वो सील्स बनाते थे। सॉफ्ट स्टोन से पहला। और दूसरा, वो जो सील होता था ना, बहुत जगह हम देखेंगे व्हाट इज कॉल्ड इज स्टीटाइट, आई थिंक स्टीटाइट इज देयर। स्टीटाइट का स्टोन बनाते थे, ये तो यहाँ पे हमने करा दिया। बाकी वो टेराकोटा, यस आई वाज मिसिंग द वर्ड, टेराकोटा। टेराकोटा मतलब क्या होता है? मतलब मिट्टी को पकाना, बेक्ड क्ले, मिट्टी को पका करके उसका क्या बना रहे हैं? वो सील बना रहे हैं। कौन? इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग। तो इस तरीके से सील का कल्चर हमें कहीं ना कहीं आईवीसी में दिखता है। इनके सील कैसे होते थे? तो कुछ स्क्वायर होते थे, राइट, ऐसे स्क्वायर होंगे, ऐसे कुछ रेक्टेंगुलर होंगे, राइट, कुछ इनके पास में, और उस पर क्या होता था? तो एनिमल होगा या फिर कुछ लिखा हुआ होगा। मैंने आपको बताया ना कि उसके आसपास में कौन से एनिमल्स है उसकी फोटो होती थी, कोई बहुत बड़ा रूलर है उसकी इमेज होती थी, जिससे पता चल जाए कि पार्टिकुलरली वो किस जगह से बिलोंग करता है। दिस इज व्हाट इज गिवन हियर। तो इसके साथ में आपका सील वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखेंगे इसका मैन्युफैक्चर, और मैन्युफैक्चर के बाद में वी आर ऑलमोस्ट डन। देखो मैन्युफैक्चरिंग वाला एंगल बहुत सिंपल है। जैसा मैंने आपको बताया, इंडस वाली सिविलाइजेशन में सबसे ज्यादा कौन सा मेटल का इस्तेमाल कर रहे हैं? कॉपर। कॉपर के साथ साथ हमने इंडस वाली सिविलाइजेशन में और क्या मिलाना स्टार्ट कर दिया है? टीन। तो कॉपर और टीन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ब्रॉन्ज। तो हमेशा याद रखेंगे इंडस वाली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपका जो इतिहास है ना, हिस्ट्री, हमेशा याद रखना हिस्ट्री में जिस मेटल का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उस मेटल के नाम से पूरे पीरियड को नाम दिया गया। फॉर एग्जांपल, अगर आप पत्थर का इस्तेमाल कर रहे, स्टोन का इस्तेमाल कर रहे तो क्या बोलेंगे? स्टोन एज। अगर आप कॉपर का इस्तेमाल करें तो क्या बोलेंगे? चैल्कोलिथिक एज। अगर आप ब्रोंज का इस्तेमाल करें तो क्या बोलेंगे? ब्रॉन्ज एज। अगर आप आयरन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? आयरन एज। अगर आपने इस तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ हिस्ट्री पढ़ा तो आपको हिस्ट्री रटना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे किसका यूज हो रहा है? ब्रॉन्ज का इस्तेमाल। कब? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या बोलेंगे? ब्रॉन्ज एज बोलेंगे। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो आगे देखो, अगर हम बात करें किस किस चीज से, तो सबसे पहला है टेराकोटा। टेराकोटा क्या होता है? मैंने भी आपको पिछले स्लाइड में बताया, बेक्ड क्ले, मिट्टी को पका देना और थोड़ी सी नाजुक मिट्टी को पका करके कुछ शेप दे देना। कैसा शेप? एनिमल का, ह्यूमन का, चूड़ी बना देना, सील बना देना। मैंने सील्स में आपको बताया था टेराकोटा, एग्जैक्टली द सेम थिंग। आर्ट ऑफ बीड मेकिंग, छोटे 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 करके बीड्स बनाना, चन्हू, दारो, लोथल, ये ऐसे कोई साइट्स है, राइट, गुजरात के आसपास में है लोथल, राइट। तो इन साइट्स में खास करके ज्वेलरी, गोल्ड के, सिल्वर के, ऐसे बहुत सारी चीजें हमें कहाँ मिलते हैं? लोथल वाले साइट पे। यानी कि लोथल में ऐसा कहते हैं कि इट वाज अ
फैक्ट्री प्लेस, राइट, इसको ध्यान में रखना। कहां पे? लोथल। लोथल क्या है? तो लोथल एक जगह का नाम है जो कहां पे है? गुजरात में। लोथल एक साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का गुजरात में, वहां पे फैक्ट्री है, वहां पे बहुत सारी ज्वेलरीज भी बनती है, दैट इज द रीजन व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट, राइट। हड़प्पन, देखो यहाँ पे लिखा है डिड नॉट यूज आयरन, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अभी तक आयरन की खोज नहीं हुई है। कौन सा एलिमेंट का यूज कर रहे हैं? दे आर यूजिंग कॉपर। कॉपर के साथ क्या यूज कर रहे हैं? दे आर यूजिंग टीन यानी कि ब्रॉन्ज। तो क्या लिखा हुआ है? हड़प्पन डिड नॉट यूज आयरन बट कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड तो काफी समय से यूज में है, स्टोन एज के टाइम से यूज में है। हाँ, एक ब्रॉन्ज और कॉपर, इसका यूज अभी स्टार्ट हुआ है। और आयरन का यूज कहां से देखेंगे? महाजनपद से, वैदिक एज से, लेटर वैदिक पीरियड में आयरन का इस्तेमाल होना स्टार्ट हुआ और जाकर के फिर बड़े बड़े शहर बनने लगे। कैसे हुआ, क्या हुआ, वो मैं आपको उनके एनबीटी सीरीज में बताऊंगा, बट अभी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कर रहे हैं। तो यहां से हमें ब्रॉन्ज दिख रहा है। कॉपर आर्टिफैक्ट जो थे वो बहुत ज्यादा अच्छे होते थे, राइट। और कहीं ना कहीं हमें दिखता है क्या कि हड़प्पन जो थे, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था, वे आर द फर्स्ट टू यूज सिल्वर इन द वर्ल्ड। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन बन जाए तो 90% बच्चे नहीं, 99% लोग गलत करके आएंगे। सिल्वर को सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले लोग कौन है? इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले। कॉटन का सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले लोग कौन है? इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले। यहां से फैक्चुअल क्वेश्चन बार बार बनता है, दैट इज द रीजन व्हाई आई कीप टेलिंग एवरी वन ऑफ यू कि ऐसे फैक्ट्स मिस आउट नहीं होने चाहिए। अगर आप वेट्स की बात करो तो आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोग इतने स्टैंडर्ड थे ना कि उनके पास में वेट्स भी काफी मतलब फाइन था। वो पूरे के पूरे मतलब एकदम क्लियर कट वेट में चीजों को रखते थे। कैसे? तो देखो, उन्होंने एक बाइनरी सिस्टम रखा था, 1 2 8 16, इस तरीके से ना, इसी के मल्टीपल में वो अपने पास में वेट्स रखते थे। यानी कि उनका वेट जो था बहुत ही स्टैंडर्ड था, बहुत ही एक्यूरेट था, जो वो पूरा का पूरा टाइम पे यूज करते थे। बहुत ही रिमार्केबल बात है। मतलब आज से लगभग 5000 साल पहले अगर कोई किसी चीज को नापना है तो एक फिक्स उन्होंने प्रोपोर्शन रखा, उसी प्रोपोर्शन में पूरे के पूरे एरिया में, जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक, बालूचिस्तान से लेकर के यूपी तक, जो हमने स्टार्टिंग में साइड पढ़ा था ना कि कहां से कहां तक कौन सा रीच है, उस पूरे एरिया में सेम टाइप का हमें क्या मिल रहा है? वेट सिस्टम मिल रहा है, जहां पे हम सेम तरीके से चीजों को मैप आउट कर पाए। अब देखो, अब यहाँ पे कहानी आती है कुछ इंपॉर्टेंट से साइट्स, और इसके बाद से आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट से साइट्स बताऊंगा, राइट। ये साइट थोड़ा सा ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। बाकी मैं आपको ये लिस्ट दे दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, वहां से इसको डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। ये रट्टाफिकेशन वाला है, इसलिए मैंने पहले आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, क्योंकि आप रट्टा मारोगे टॉपिक क्लियर है। पहला क्या है बता रहा है? तो सबसे पहले बता रहा है कि हड़प्पा, हड़प्पा की खोज 1921 में होती है। किसने खोज किया है? 3-4 लोग का नाम है। सबसे इंपॉर्टेंट नेम है दयाराम शाहनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। दयाराम शाहनी ने इसको खोज किया है। कहां पे हड़प्पा? रवि रिवर के पास में है, पंजाब में। कहां पे? पंजाब, तो पाकिस्तान वाला पंजाब, मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा ग्रेनरी, अनाज घर मिला हुआ है। दिस इज द रीजन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, मोहेंजोदारो 1922 में, इसके एक साल बाद मोहेंजोदारो की खोज होती है। बहुत सारे नाम है, कौन इंपॉर्टेंट है? आर.डी. बनर्जी, राइट, ही इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी कहां पे? ऊपर वाला भी पंजाब में था, ये भी पंजाब में है, और ये रिवर इंडस के पास में। हड़प्पा कहां था? रवि के पास। और मोहेंजोदारो कहां है? इंडस के पास। अब यहां से क्या मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहला तो आपको मिलेगा माउंट ऑफ डेथ, मृतकों का टीला। शुरू में बता दिया था, बहुत सारी डेड बॉडीज, सिमिलर मार्क एक साथ गड़ी हुई मिली, मतलब मृतकों का टीला। आर्यंस आए और एक साथ इनको मार करके गाड़ दिया, ऐसा हमने वहां से एक्सेप्ट किया हुआ है। दूसरा, ग्रेट बाथ, स्टार्टिंग में बताया था, रिचुअल पर्पस के लिए एक बड़ा सा एरिया को बाथिंग एरिया बना दिया गया। वहां पे लोग जाएंगे, पानी उठाएंगे और अपना रिचुअल्स के लिए उस पानी का इस्तेमाल करेंगे, राइट। कहीं ना कहीं हम देखेंगे। तो ग्रेट बाथ कहां पे है? मोहेंजोदारो में। नेक्स्ट, ग्रेनरी ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज का बहुत बड़ा एक अनाज घर, राइट, दिस इज देयर। सबसे इंपॉर्टेंट है डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल आप देखोगे इंडिया में जो नेशनल म्यूजियम है दिल्ली में, वहां पे डांसिंग गर्ल लाया गया। छोटी सी है, उसको बहुत जूम करके फोटो लिया जाता है, इसलिए बहुत बड़ी दिखती है एनसीईआरटी की बुक्स में, बहुत छोटी है, राइट। तो जो डांसिंग गर्ल है ये किस चीज से बनी है? एक बार एक स्टूडेंट ने मुझसे आगे क्वेश्चन पूछा कि सर जो डांसिंग गर्ल है इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस चीज से बनी है? तो मैंने उसको यही बताया था कि डांसिंग गर्ल किस चीज से बनी है, पहले उससे ये बताओ कि डांसिंग गर्ल किस टाइम पे मिली है। तो उसने बोला इंडस वैली सिविलाइजेशन। देन आई सेड इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन से एज में? तो बोला ब्रॉन्ज एज। यानी किससे बनी होगी? ब्रॉन्ज से। पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो एलिमेंट, जिस मेटल का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, उसी मेटल के नाम से पूरे के पूरे एज को जानते हैं। ब्रॉन्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूरे एज का नाम क्या होगा? ब्रॉन्ज एज। दिस इज क्लियर। तो हिस्ट्री को रटना नहीं है, कॉन्सेप्चुअली देखना है। किससे बना है? ब्रॉन्ज से। पशुपति महादेव का स्टैच्यू मिला, अभी मैंने आपको बताया पशुपति महादेव। एक और आपको ऐसा कुछ स्टेटाइट मिला है, बियर्ड मैन, एक इंसान है, उसकी बहुत बड़ी दाढ़ी है, और उसका भी कुछ एक स्टैच्यू टाइप का मिला हमें, ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कॉपर कल्टीवेशन हमें इस जगह पे मिला है, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट।
तो ये कुछ 4-5 चीजें किसकी इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदारो। यानी कि आपको पता है सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बियर्डमैन कहां मिला, हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, चान्होदारो। आंसर क्या है, मोहनजोदारो। इट इज क्लियर। ग्रेट बात कहां मिला, आंसर क्या है, मोहनजोदारो। ये वाला जो पार्ट है स्ट्रेट प्रीलिम्स वाला पार्ट है, स्ट्रेट क्वेश्चन बनेगा यहां से, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, नेक्स्ट इज, बहुत सारे साइट है, इंपॉर्टेंट साइट को कवर करेंगे। एक है आपका चन्हुदारो, राइट। चन्हुदारो किसने, एनजी माजुमदार ने इसको ढूंढा है, सिंध में है, इंडस रिवर के पास में, राइट। और इसमें यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सा मिला हुआ है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे आपको एक इंक पॉट मिला है। इंक पॉट मतलब एक ऐसा पॉट जिससे लग रहा है कि शायद वो लोग कुछ लिखते होंगे इंक से। मैंने कहा ना कि इनके पास में स्क्रिप्ट तो था, हमने खोज नहीं कर पाई, वी कुड नॉट डिसाइफर, इसलिए तो क्या बोलते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक, बट ये स्क्रिप्ट था यहाँ पे, राइट एवरीवन। तो दिस इज क्लियर। और एक हम यहाँ से देखेंगे कालीबंगन। कालीबंगन घोष ने इसको रिसर्च किया, कहाँ पे, राजस्थान में, घग्गर नदी के पास में। ये इंडस के पास था, ये कहाँ पे, घग्गर नदी के पास में। यहाँ पे क्या मिला है, फायर अल्टर, और उससे भी इंपॉर्टेंट है कैनल्स के बोन। देखो एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपीएससी ने एक बार पूछा था कि क्या हॉर्स के बोन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिले, तो मिले हैं। हॉर्स का कल्चर मतलब घोड़ों की हड्डियां मिली। ऐसा लग रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ना लोगों को घोड़े के बारे में पता था, बट लोगों को घोड़ा का बहुत यूज नहीं पता था। घोड़े का सबसे ज्यादा यूज किसने किया, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद एक नया टाइम आया, किसका, वैदिक एज। वैदिक वालों ने घोड़ों का इस्तेमाल बहुत किया। उसके पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में हॉर्सेस के एविडेंस पाए गए। कहां से पाए गए हैं, तो सुरकोटाडा, राइट। अगले अगले वाले स्लाइड में होगा, शो यू। तो उस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैमल का एविडेंस कहां से मिला है, तो सीधा कैमल का एविडेंस कहां से मिला है, कालीबंगन। इसको याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछ दिया फैक्चुअली तो गलत मत करके आना। स्टेट पीसीएस का एग्जाम है सामने, क्वेश्चन आ सकता है, और यूपीएससी तो ऐसे क्वेश्चन पूछती रहती है। सो दीज आर वेरी वेरी फैक्चुअल स्टफ फॉर द प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन स्ट्रेट बनते हैं, और इसलिए हमने इसको एनबीटी सीरीज में किया है, क्योंकि दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, राइट। लोथल, लोथल कहां पे है ये, तो आर राव ने इसको ढूंढा। ये है गुजरात में, भोगावा नदी के पास में। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल पोर्ट और यहाँ पे डॉकयार्ड मिला है। आर्टिफिशियल पोर्ट मतलब दुनिया का कह सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पुराना बंदरगाह पोर्ट कौन सा, लोथल। और यहाँ पे डॉकयार्ड मिला। डॉकयार्ड मतलब एक ऐसी जगह जहां पे बड़ी बड़ी जहाजें लगती हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग नाव से ट्रेड करते थे, उनका ट्रेड एंड इकोनॉमी शिप्स के थ्रू होता था। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। राइस का हस्क मिला, मतलब बहुत बड़ा ऐसा मिला जहां पे राइस रखा हो। फायर अल्टर, फायर अल्टर यहाँ पे भी है और यहाँ भी है, यानी कि फायर अल्टर हमें लोथल में भी मिला और कालीबंगान में। क्या है फायर अल्टर, दोनों जगह पे मिला है। फायर अल्टर मतलब एक ऐसा जगह जहां पे हम स्वाहा पूजा कर रहे हैं, फायर में चीजों को फेंक रहे हैं, तो इसके एविडेंसेस मिले हैं, राइट। फायर का एविडेंसेस मिला वहां पे। तो इस टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट से चीज मिला। एक इंपॉर्टेंट लास्ट का याद रखना, चेस प्लेइंग। चेस के एविडेंसेस कहां से मिले हैं, लोथल से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं जिसको ध्यान में रखेंगे। एक और पेज एंड देन दिस इज डन। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बस यहां से सबसे इंपॉर्टेंट है एक आपका ये सुरकोटाडा, जो मैंने आपको बताया था, जेपी जोशी ने रिसर्च किया। गुजरात में क्या मिला यहाँ पे, हॉर्स के स्केलेटन्स। एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंस। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है इस पे, और पिछले साल बीपीएससी ने भी इस पे क्वेश्चन पूछा था कि हॉर्स एविडेंसेस मिले हैं कि नहीं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से क्वेश्चन आ सकता है, फिर लोग गलत करके आएंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुन लो इसको अच्छे से। हॉर्स के एविडेंसेस इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिले हैं, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉट अ हॉर्स सेंट्रिक सिविलाइजेशन। क्लियर ऑन दिस। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के एविडेंसेस मिले, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता एक घोड़े का इस्तेमाल करने वाली सभ्यता नहीं है। उनको हॉर्स के यूज के बारे में नहीं पता था। क्यों, क्योंकि हॉर्सेस का यूज हम क्यों करते हैं, जब हमें युद्ध करना हो। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग ट्रेडिंग लोग थे, पीसफुल कम्युनिटी थी, सेक्युलर लोग थे। हॉर्सेस का इस्तेमाल किसने किया, आर्यंस ने, जो सेंट्रल एशिया से इन्वेड करके इंडिया में आए, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट से इन्वेड करते हुए घुसे हैं और सबको मारते गए। क्यों, क्योंकि दे वर द फाइटिंग ट्राइब। तो हॉर्स कल्चर को प्रमोट किसने किया है, आर्यंस ने प्रमोट किया। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें हॉर्स का एविडेंस मिला है, बट इट वॉज नॉट अ हॉर्स सेंट्रिक सिविलाइजेशन। क्लियर ऑन दिस। अब यहां से अगर गलत करके आओगे तो दिस इज अ सिन, पाप लगेगा सबको, याद रखना। बनावली थोड़ा सा ध्यान रख लेना, हरियाणा के पास में रिसर्च चलते रहता है बनावली में। और ढोलावीरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएसबी ने किया है, ये भी गुजरात में, रन ऑफ कच्छ के पास में। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। यूपीएससी 2021 का प्रीलिम्स क्वेश्चन पूछा हुआ था। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, पानी को अच्छे से मैनेज करने का सिस्टम कौन सी आईबीसी के साइट पे पाया गया, ढोलावीरा में। मैं खुद ढोलावीरा और लोथल में कंफ्यूज हो जाता हूं, क्योंकि लोथल भी गुजरात में, ढोलावीरा भी गुजरात में। याद रखेंगे, लोथल मतलब एक ऐसी जगह जहां पे पानी है, राइट, यानी कि वो सबसे पुराना पोर्ट है, वहां पे डॉकयार्ड है, वहां पे राइस हस्क मिला है। ढोलावीरा एक ऐसी जगह जो गुजरात में, रन ऑफ कच्छ के पास में, जहां पे हमें शिप्स के एविडेंसेस मिलते हैं, सॉरी नॉट शिप्स,
जहां पे हमें किस चीज के एविडेंसेस मिलते हैं, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का एविडेंस मिलता है, मतलब पानी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके कौन रख रहा है, धोलावीरा वाला। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस जो इन साइट्स में, यानी कि वाटर मैनेजमेंट में आप देखोगे कि इनके पास में डैम्स भी है, इम्बार्कमेंट भी है, हार्वेस्टिंग सिस्टम है पानी का, बहुत बड़ा पानी का रिजर्वर भी है। तो आपको घूम फिर के क्या दिख रहा है, कहीं ना कहीं लोग पानी को मैनेज अच्छा कर रहे हैं, कौन, धोलावीरा वाले। और लोथल वाले लोग क्या कर रहे थे, तो वहां पे चेस मिल रहा था, वहां पे शिप्स मिल रहे थे, डॉकयार्ड, और वहां पे पोर्ट मिला था। तो विद दिस, इसके साथ में हमने अपना जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसको 360 बहुत अच्छे से कवर कर लिया। कितने टाइम में वो, लेट मी सी द टाइम, ऑलमोस्ट 50 मिनट्स हो गए हैं, लगभग 50 मिनट में हमने 1 घंटे के अंदर पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर कर लिया। इसके बाद से आर एस शर्मा हो, कोई भी किताब हो, आपका वो क्वेश्चन लगना ही लगना है। नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग इज, मैं अब टॉपिक पढ़ाने के बाद में ये जो क्वेश्चंस मैं स्टार्टिंग में लेकर के आया था, राइट, यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, दिस इज व्हाट यू गाइस हैव टू सॉल्व, राइट। मेरा काम था पढ़ा देना, मैंने पढ़ा दिया। अब इस कंटेंट के बेसिस पे मेरे दिए हुए क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन यूपीएससी के, या फिर कभी कभी यूपीएससी के क्वेश्चन उठा लो, स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन, आई एम प्रीटी श्योर यू गाइस आर ऑन अ कंफर्टेबल पोजीशन टू आंसर दिस क्वेश्चन। इन क्वेश्चन का आंसर्स, राइट, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। इन क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। आई विल बी लुकिंग एट दी कमेंट्स एंड आई विल बी रिप्लाइंग, जिसका भी आंसर सही होगा, राइट। नेक्स्ट टॉपिक हम उठाएंगे हिस्ट्री का ही कोई एनबीटी सीरीज, जहां से हर बार क्वेश्चन आता है। हमेशा याद रखना, सिर्फ पूरी किताब को पढ़ने से ज्यादा उन एरियाज पढ़ना है जहां से क्वेश्चन बार बार आते हैं, वो हाई यील्डिंग है। गधा मजदूरी नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। हम पूरा का पूरा पावर आईएएस पे वो सीरीज लेकर के चल रहे हैं जहां से बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को हम हिट करेंगे, जिससे आपके एग्जाम के मैक्सिमम सिलेबस हम कुछ सीरीज में कवर अप कर पाए। हमारा जो मेन टारगेट है वो है प्रीलिम्स का एग्जाम, अगले महीने स्टेट पीसीएस है और उसके 3 से 4 महीने बाद यूपीएससी है। फॉलो दिस सीक्वेंस, यू विल बी इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, और आपका जो भी प्रीलिम्स का टॉपिक है, सिलेबस है, अच्छे से कवर अप होते जाएगा इन ऑल सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, राइट। So answer this question. See you soon in the series. Till then, take care, bye bye, and follow the NBT series. So take care everyone. Thank you so much.